हाय बच्चों, मैं विनोद कुमार ग्रेविटी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा हम पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर अपन बात करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कैसे कंसेप्ट हमारा रहता है उसके बारे में अपन बेसिक चर्चाएँ करेंगे। देखो, आपने पढ़ा कि सब हमारे पास x बराबर हुआ करता था या एक्स सी एम या मैं कह दूँ आर सी एम बराबर हुआ करता था m1r1 प्लस m2r2, ऐसे ही कुछ रहा करता था। m1 प्लस m2 बोलो हुआ करता था बेटा जी ये। अब सोच के देख, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ dr/cm बाई dt, क्या दिस बिकम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यार। और ये क्या बन जाएगा m1v1 dr1 बाई dt प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर डायरेक्शन के अनुसार है तो डायरेक्शन के अनुसार लिख दो m1 x1 m1 vx प्लस m2 v एक्स और वाई डायरेक्शन लगेगी, एक कहानी हो गई। ऐसे ही एक्सेलरेशन के लिए करना चाहूँ तो ACOM आएगा बेटा, वो आएगा m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा डायरेक्शन का खास ध्यान रखना, याद कर हम जब x कोऑर्डिनेट की बात करते थे तो x ही कोऑर्डिनेट लिया करते थे, y का कोई लेना देना नहीं था। तो ये वेक्टर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको x डायरेक्शन का वेलोसिटी लेना हो तब x ही लोगे, y का लेना हो तो y लोगे। एक बेसिक सा है, इसका कोई सवाल मैं नहीं कराऊंगा। v1 दिया हो v2 दिया हो तो आपके पास सारी बातें आप सोल्व कर सकते हो। और सुनना अब मैं एक कहानी बता रहा हूँ बेसिक इसकी। ये तो एक बेसिक बात थी कि सब वेलोसिटी आ गया और एक्सेलरेशन आ गया सेंटर ऑफ मास के लिए, जिसकी अपन सीधा कोई सवाल दिया गया हो तो हम सोल्व कर लेंगे। बोल सोल्व कर लेगा बेटा, सीधी सीधी बातें। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये सवाल है, सुन। मेरी जो खासियत है वो कंजर्वेशन की होती है। यहाँ कंजर्वेशन की खासियत क्या, खास बात क्या होती है बेटा, आपसे क्या बोला गया, एक कंडीशन है हमारी। कंडीशन क्या है सुन लेना। कंडीशन है हमारा कि साहब यदि एफ नेट इज ज़ीरो, नेट फोर्स क्या है बेटा हमारा, ज़ीरो है। यदि हमारे पास एफ नेट ज़ीरो है तो हमारे पास दो कंडीशन रहेगी। दो कंडीशन क्या क्या रहेगी ढंग से समझना। एक कंडीशन मैं इधर लिख रहा हूं बेटा जी, मुझे कहा गया कि अगर एफ नेट ज़ीरो है तो ये बता बेटा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, या सीधा लिख दूं ACOM क्या रहेगा, ज़ीरो। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। इसकी बात करूंगा मैं तो इसके लिए भी ACOM क्या रहेगा सेंटर ऑफ मास के लिए, ज़ीरो। अरे F बराबर ma होता है ना, तो जब एफ नेट ही ज़ीरो है, या मैं कह दूँ कौन सा वाला ज़ीरो है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। एफ नेट ऑन द सिस्टम इज़ ज़ीरो, या कह दूँ सिर्फ एक्सटर्नल ज़ीरो है, इंटरनल यहाँ हो सकता है। दो कंडीशन आ गई, दोनों में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है हमारा, ज़ीरो ज़ीरो। मैं कह दूँ बेटा इसमें जो कंडीशन ली गई है वो ली गई है इनिशियली द सिस्टम इज द सिस्टम, या इनिशियली द COM इज एट रेस्ट। इनिशियली द COM इज एट रेस्ट, इसमें क्या आ गया, इनिशियली द COM इज मूविंग विथ VCOM। इसके अंदर इनिशियली में VCOM कितना है बेटा जी, ज़ीरो है। अब सुन, अगर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इनिशियली में ज़ीरो है और सुन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ज़ीरो है, तो VCOM ज़ीरो होने का मतलब हो गया m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर ज़ीरो। नहीं चमका यार। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं ये कह दूं कि बेटा VCOM जीरो है, मैं कह दूं कि F एक्सटर्नल जीरो है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पहले कितनी थी हमारी, VCOM थी यार।
लिख दिया m1 प्लस m2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। देख ढंग से देख, क्या इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम होना चाहिए? कब बेटा? जब हमारा क्या हो, एफ एक्सटर्नल 0 हो। ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नाम पढ़ा था आपने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो इसी की बात थी। क्या यहां पर भी मोमेंटम कंजर्वेशन है? देखते जाओ आराम से, ये कंडीशंस आपको आनी चाहिए। मोमेंटम क्या है बेटा? कंजर्व है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, लेकिन क्या v1 v2 0 है क्या? बेटा v1 इज इक्वल टू 0 एंड v2 इज इक्वल टू 0, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। यहां पर देख बेटा, यहां पर तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं, जो भी है v1 v2 से जा रहे हैं हमारे। बट यहां देखेगा तो v1 v2 क्या है हमारे, वो 0 हो, ये जरूरी। लेकिन VCOM क्या है हमारा? चमका ही नहीं यार। बोल, क्लियरिटी आई इस बात में यार? समझ में आ गई ये बात बेटा? तो मैं ये कह सकता हूं, ऐसी कंडीशंस के लिए m1 v1 बराबर m2 v2 है, तो ऐसी कंडीशंस में ये कहा जा सकता है, क्या सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट? क्या ये कह सकता हूं कि डेल्टा x इज इक्वल टू 0 फॉर द सेंटर ऑफ मास? ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? अरे भाई, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? बट यहां तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, क्योंकि यहां तो VCOM है यार। यहां VCOM है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, बट यहां VCOM तो 0 है। अरे VCOM 0 है, बट v1 v2 0 नहीं है, परंतु डेल्टा x क्या है हमारा? 0। यहां से कहानी आ जाती है m1 x1 प्लस m2 x2 बराबर। इसका एग्जाम्पल बताता हूं, इसका बाद में बात करेंगे बेटा, पहले इसके एग्जाम्पल पे आते हैं, ढंग से समझना। मैंने कहा एक चार्ज ले ले Q, मास m है बेटा, दोनों का मास क्या ले लिया मैंने? दोनों का m ले लिया। इन दोनों को सिस्टम में रख दिया ऐसे, ये Q1 है, ये Q2 है, समझना ढंग से। इनिशियली में दोनों को किसी डिस्टेंस पे रख दिया। ये इसका एग्जाम्पल बताऊं जिसमें सारी बातें समझ आ जाएगी। इनिशियली में इसका वेलोसिटी कितना है? 0। इसका भी कितना बेटा? 0। ढंग से समझना। दूसरी बात, ये अगर m1 m2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। क्या इनिशियली में दोनों के दोनों पार्टिकल रुके हुए हैं? अब सोच, क्या इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? 0। और सुन, क्या बाहर से कोई फोर्स लगाया जा रहा है? इस पूरे सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लगाया। इस पूरे सिस्टम पे अगर कोई फोर्स नहीं लगाया तो क्या F नेट या एक्सटर्नल बराबर 0 है? तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी इक्वल टू 0। तो सब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है हमारा? 0 है, 0 है। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 0 है, क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 है? चमक गई ये बात। लेकिन सोच के देख, क्या दोनों में रिपल्सन है रे? अरे वो तो इंटरनल है ना यार, वो तो अंदर की बात है, हमको कोई लेना देना। तो बेटा ये वाला इधर दौड़ेगा और ये वाला इधर दौड़ेगा। ये दौड़ेगा Fe बाई m2 से, ये दौड़ेगा Fe बाई m1 से। दिस इज द एक्सेलरेशन यार। ACOM तो 0 था, लेकिन A1 A2 0 नहीं है। A1 A2 0, ACOM 0 होने से सिस्टम के A1 A2 0 हो, वो कोई ज़रूरी, वो हमारा समझ आ गई ये बात। और सुन, ये इधर दौड़ेगा तो कोई ना कोई वेलोसिटी आएगा, इसका भी कोई ना कोई वेलोसिटी आएगा, तो V1 V2 भी 0 नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन VCOM क्या आना चाहिए? समझ आ गया। अब सोच, ये जो दोनों के दोनों दौड़े, आपसे बोला जाए कि सब थोड़ी समय बाद इनका डिस्प्लेसमेंट होगा क्या सेंटर ऑफ मास का?
बेटा ये जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, इंटरनल फोर्स। जब इंटरनल फोर्स लगेगा तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, हमेशा ही ऐसे सवालों में कभी भी सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, मैं कह दूं इसके लिए जो कहानी लगाओगे वो ये लगाओगे m1 x1 बराबर m2 x2। दिस इज नॉन एज द डेल्टा एक्स बराबर, यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, जीरो। यहां हमने बात कर दी कि साहब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहां पर हमारे पास जीरो आया। बोल चमक गई रही इतनी बातें, कोई कंफ्यूजन है इस बात में? आ जाओ इनके सवालों पे चलते हैं बेटा, सवालों पे चलते हैं। अब सुन एक बात और, क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन है क्या? एनर्जी कंजर्वेशन है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है। क्यों? इनिशियल काइनेट तो जीरो है, फाइनल में कुछ ना कुछ आएगी, तो वो कहां से आई, वो पोटेंशियल से आई। वो कहां से आई, पोटेंशियल से आई। तो वो बातें भी इसके लिए लागू हो सकती है हमारी। अब देख इसके सवालों में चल लेते हैं बेटा जी हम लोग एक बार, किन किन तरीके के हम सवाल कर सकते हैं इसके। देखो हमने कहा कि साहब हमारे पास जो चर्चा करनी है वो करनी है कुछ एग्जाम्पल्स की, जो किस पे बेस्ड होते हैं बेटा, इस कंजर्वेशन पे बेस्ड हमारे एग्जाम्पल्स है। तो सुन, देखो हमने कहा ये हमारे पास कोई प्लेट है, ये क्या है हमारा, प्लेट है। समझ आराम से बेटा, ये हमारा कोई प्लेट है, ठीक। ये प्लेट का मास है 10 kg और 10 मीटर का इसका लेंथ है। प्लेट या प्लैंक बोल दो, इस प्लैंक को बर्फ पे रखा गया है। बर्फ पे इसलिए रखा ताकि कोई फ्रिक्शन ना हो। अब कोई फ्रिक्शन नहीं है, मान लो यहां एक सुंदर कन्या खड़ी है। यहां कौन खड़ी है, सुंदर कन्या, 60 किलो की सुंदर कन्या है। वो कहां खड़ी है, ए पर। मैं कह दूं कि सुंदर कन्या ये चाहत रखती है कि वो ए से चल के बी पे जाए। अब बड़ा सुंदर कन्या जैसे ही, ये सब कुछ सिस्टम ऐसा का ऐसा है। एक बात बता, क्या इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट? पहली बात समझना, क्या सिस्टम इज एट रेस्ट है? क्या हमारा सिस्टम पूरा का पूरा रुका हुआ है? अब मैं कह दूं सब सुंदर कन्या चली, तो सुंदर कन्या को किसी ने धक्का थोड़ी लगाया यार, को तो मन की बात है, उसके अंदर की बात है, वो चली, सुंदर कन्या के अंदर की बात है। तो मैंने कहा कि सुंदर कन्या कहां से कहां गई, ए से बी पे गई, ए से बी पे गई। ए से बी पे गई तो आपसे क्या क्या पूछा गया बेटा, एक बात तो पूछ ली गई डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दूसरी बात पूछी गई डिस्प्लेसमेंट ऑफ सुंदर कन्या, तीसरी बात पूछी गई डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। प्लैंक जो है उसका क्या होगा, ये बात आपको पता कि सुंदर कन्या आगे चलेगी इधर, तो क्या प्लैंक पीछे जाएगा, 100% है, पक्की बात है। ऐसा ही होता है हमारा। हाँ चमकी। मैंने क्या कहा बेटा कि सब जैसे ही सुंदर कन्या आगे चली, क्या बोट या जो भी प्लैंक है हमारा वो पीछे चला? कितना चल गया रे देख, मैंने मान लिया ये एक्स पीछे गया। अब सुंदर कन्या कहाँ पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी। बता सुंदर, ये एक्स चला, सुंदर कन्या इतना चली ना। अगर ये प्लैंक नहीं चलता, सुंदर कन्या कितनी चलती, 10। लेकिन क्या एक्स पीछे चल गया, क्या द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सुंदर कन्या इज 10 - x रे? नहीं आया तो लिख दे इधर जाने वाले बराबर इधर जाने वाले, यानी डेल्टा एक्स बराबर 0। क्या m1 x1 बराबर m2 x2 लिख दूं क्या रे? यही तो डेल्टा एक्स बराबर 0। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, 0। सेंटर ऑफ मास में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, क्योंकि ये जो चली वो तो अंदर की बात है, इंटरनल फोर्सेस थे। एफ एक्सटर्नल क्या है यहाँ पर, 0। एफ एक्सटर्नल 0 है। इनिशियल सिस्टम इज एट रेस्ट, जी रेस्ट पे है, तो बाद में भी कैसे रहेगा, रेस्ट में। तो m1 इधर आने वाला कौन है बेटा, 10 किलो इंटू, अरे 10 किलो का प्लांक इधर नहीं, इधर आया जो 10 किलो बराबर m2 कितना, 60 किलो, कितना बेटा 10 - x। तो काटा पीटी कर दे, x बराबर 60 - 6x, x बराबर 60/7 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द
प्लैंक। और सुंदर कन्या का निकालना होता तो 10 माइनस एक्स कर देते। समझ आ गया कह रहे। ये सिंगल ऑब्जेक्ट का सवाल था हमारा। ऐसे ही अगर डबल ऑब्जेक्ट में सवाल पूछ लिया जाए, ये ले, मान ले ये बोट है बेटा, ये ए एंड है, ये बी एंड है, ठीक। सुंदर कन्या यहाँ खड़ी हुई है हमारी, 60 किलो की सुंदर कन्या है। ये जो बोट है वो 20 किलो का है। बोट का लेंथ है 20 मीटर। कितने मीटर का लेंथ है रे बोट का? 20 मीटर। और बालक यहाँ खड़ा, बालक यहाँ खड़ा, बालक है 40 किलो का, हल्का ही है बालक। क्या बोला गया कि साहब ये हमारा सी है। आपसे बोला गया कि साहब सुंदर कन्या एंड बालक, सुंदर कन्या और बालक मीट एट द सेंटर, बीच में मिले। और बीच पे नहीं, बीच में, बीच में, सेंटर पे मिले। और कहाँ मिले? बीच में मिले। सुंदर कन्या और बालक बीच में मिले। देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सुंदर कन्या, बालक एंड बोट। किसी का, सबका निकाल लेते हैं बेटा। तो हमने क्या कहा सब, ये देखो, हमने कह दिया सब बोट पीछे चल गई एक्स। बोट कितना चल गई रे पीछे? एक्स मान लेते हैं साहब। सब बोट जो चली वो एक्स पीछे चल गई, चमका इतना। ये सी यहाँ आ गया होगा। सोच, अगर बोट नहीं चलती तो सुंदर कन्या कितना चलती? 10 चलती। तो अब कितना चलेगी? क्या 10 माइनस एक्स चली रे सुंदर कन्या। और बालक कितना चला? 10 चलता अगर बोट नहीं चलती तो। क्या बोट इधर चली एक्स, तो बालक चला 10 प्लस एक्स। 10 प्लस एक्स चला कौन? बालक। अरे बालक और सुंदर कन्या यहाँ आ गए, दोनों के दोनों। चमका ही नहीं यार। बोल समझ आई ये बात? तो सब सुंदर कन्या यहाँ से चल के यहाँ गई और बालक यहाँ से चल के यहाँ गए। कहाँ मिले दोनों? बीच पे मिले, बीच में मिले, सॉरी बीच में मिले। तो इधर जाने वाले बराबर, इधर जाने वाले खत्म कर दे सवाल को। इधर कौन कौन गया? एक तो बोट गई कितने किलो की? 20 किलो की। कितना चली? एक्स। क्या बालक भी इधर ही गया? इधर ही गया। तो बालक कितने किलो का? 40 का। कितना चला? 10 प्लस एक्स। क्या सुंदर कन्या उधर गई? भारी थी सुंदर कन्या 60 किलो की, वो 10 माइनस एक्स। क्या चमका रहे ये बात? समझ आ गई कहानी? तो बड़ा ऐसे सवाल तुम चाहे 10 सवाल कर लो, 20 कर लो, चाहे जितने सवाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे भी सवालों आप सॉल्यूशन कर सकते हो। और सुन ले, एक सवाल और करा देता हूँ बेटा, यहीं पे आ जाओ, इसी सवाल में दोबारा करवा देता हूँ। मान ले एक बालक यहाँ खड़ा था, वही 40 किलो का बालक है, यहाँ खड़ा है बेटा। आपसे बोला गया कि सुंदर कन्या मूव फ्रॉम ए टू बी। ए से सुंदर कन्या कहाँ से कहाँ गई बेटा? ए से बी गई। हाँ, ए से बी गई। देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फॉर सभी के लिए। क्या मान लेता हूँ? क्या प्लैंक पीछे गया होगा? क्या बालक तो यहीं का यहीं खड़ा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये जो था, ये सुंदर कन्या पहले यहाँ थी, अब सुंदर कन्या भी यहाँ पहुँच गई। मैंने कह दिया ये प्लैंक कितना किसका रे? एक्स। बताओ सुंदर कन्या कितनी चली होगी? क्या 10 माइनस एक्स चली होगी? बालक कितना चला होगा? एक्स ही चला होगा बालक तो। चमका साहब। तो इधर जाने वाले कौन कौन है? एक तो एक्स बालक है, एक्स चलेगा। बालक कितने किलो का बालक था? 40 किलो का। प्लस प्लैंक कितने किलो का था? 10 किलो का। उधर गई सुंदर कन्या, 10 माइनस एक्स कितने किलो की थी? 60 किलो की। ये ले खत्म कहानी। चमक गई रे बात। कर सकते हो सवालों को बेटा। तो ये हमारे सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड सवाल है जिनका आप सॉल्यूशन आराम से कर सकते हो, जिनके सवालों में कोई दिक्कत नहीं आती है। क्या समझ आई क्या इतनी बातें? अब सुन बेटा, ऐसे बोट वाले सवाल तो कोई भी नहीं छूटना चाहिए आपका, गलती से भी सॉल्यूशन नहीं छूटना चाहिए। बहुत आसान होता है इसके अंदर। सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट की बातें करते हैं, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट की बातें करते हैं। और छोटी सी बात कर लेता हूँ बेटा, आपसे क्या कहा गया कि साहब एक कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। ये चार्ज है हमारा Q1, ये चार्ज है हमारा Q2, ठीक। ये 2 किलो का था बेटा और ये 3 किलो का ऑब्जेक्ट है। दोनों को रिलीज किया, दोनों को रिलीज किया, दोनों को रिलीज किया। तो बेटा ये दौड़ने लग गया इधर और ये दौड़ने लग गया इधर। थोड़ी देर बाद देखा इसका वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकंड। थोड़ी देर बाद इसका वेलोसिटी कितना हो गया? तो बताओ उस समय इसका वेलोसिटी क्या रहा? तो क्या लिखेंगे बेटा?
5 इंटू 2, m1 v1 बराबर m2 v2, खत्म कहानी। तो v2 बराबर कितना आया 10/3 मीटर पर सेकेंड। और सवाल कह सकता है कि साहब ये 10 मीटर खिसक गया, ये बताओ कितना मीटर खिसकेगा। तो क्या लिखेंगे, m1 x1 बराबर m2 x2, x1 कितना आ जाएगा 15 मीटर खिसकेगा। ये समझ आई ये बातें। और सुन ले बेटा, तो ये हमारे वो है जो कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करते हैं। और कर ले, आपसे बोला गया इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ गया, बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए। क्या m1 a1 बराबर m2 a2 होना चाहिए। बिकॉज ऑफ हियर द इनिशियल f एक्सटर्नल इज 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 0, so we can write for these three conditions, for velocity, for displacement and for acceleration। बोल समझ आ गई कहानी। और सुनता जा बेटा, इस बात बारे में अपने बेसिक चर्चाएं कर ली रे, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। बेटा आपने देखा होगा मजल वेलोसिटी, नाम सुना बुलेट वाला वेलोसिटी, बुलेट के लिए वेलोसिटी सोचा आपने। तो बेटा बुलेट में यही तो कहानी होती है। क्या होता है, जैसे बुलेट चलाओगे तो क्या गोली आगे जाएगी तो बंदूक पीछे झटका लगाती है ना। दिस वेलोसिटी इज नोन एज मजल वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी कहलाती है, मजल वेलोसिटी कहलाती है। दिस इज ऑल्सो ए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये चीज जो इम्पल्स में बात आती है, ये एक तरह की इम्पल्स में आती है बेटा। ये बातें मैंने एनएलएम में पढ़ा दी थी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। आप मेरा लेक्चर वीडियो लेक्चर नंबर 1 है एनएलएम का, वो देखिए, उसके अंदर मैंने बता रखा है इसके बारे में अच्छे से। बोल दिक्कत कोई, अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा और देख लेते हैं इसके लिए सवाल। देखो एक बढ़िया सवाल है, जेई लेवल का है, मेंस लेवल का। जेई लेवल में देखो क्या सवाल है। हमने कहा साहब ये हमारे पास कोई रोड है बेटा, ठीक, इस रोड को इधर से फिक्स कर दिया, इधर से फिक्स कर दिया, एक रिंग ले लिया बेटा जी। ये रिंग है हमारा 2 किलो का। कितने का है, 2 किलो का। इस रिंग से एक रस्सी बांध दिया हमने और एक मास बांध दिया। ये मास है 4 किलो का। ये कितने किलो का मास है बेटा, 4 किलो का। और ये लेंथ है हमारा ये एक काम करो, ये 1 किलो ले लो और ये 2 मीटर ले लो। ये हमारा है। आपने इसको रिलीज किया, इसको क्या किया आपने, रिलीज किया। सोच के देख, अगर इसको रिलीज करेगा तो क्या ये रिंग इस पर स्लाइड करेगी, क्या ये मास ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा। रिलीज किया तो तूने कोई फोर्स नहीं लगाया। क्या मैं कह दूं इन एक्स डायरेक्शन इज डेल्टा एक्स बराबर 0 रे। कौन सी डायरेक्शन में, लिख ले, इन एक्स डायरेक्शन डेल्टा एक्स बराबर 0। तो क्या होगा बेटा, एक कंडीशन ये यहां आ जाएगा, ये 1 किलो वाला, और ये रस्सी इतनी आ जाएगी ऐसे। ये हमारा 4 किलो का ब्लॉक था। मान लिया ये कितना खिसक गया, x, और आपसे दिया गया है कि ये एंगल आपका 37 डिग्री है। ये तो लेंथ था आपके स्ट्रिंग का, कितना था लेंथ स्ट्रिंग का, 2 मीटर। बेटा ये एंगल आपसे 37 दे दिया। बोला गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द 4 kg। कितना डिस्प्लेस हुआ हमारा इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। तो सुन बेटा कैसे करेंगे। मान लिया ये एक्स हुआ, तो सोच के देख, क्या ये 2 मीटर था, क्या ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा रे भाई। मेरे को एक ही बात लगानी है, m1 x1 बराबर m2 x2, बस काम खत्म हो जाएगा मेरा एक्स डायरेक्शन के लिए। तो इसका तो काम खत्म हो गया, 1 इंटू एक्स हो गया। ये तो हमारा 1 इंटू एक्स हो गया। अब ये कितना किसका, ये निकालना हमारा धर्म है यहाँ पर। ये कितना, ये टोटल तो 2 था, ये x है, और ये कितना, क्या ये जो आएगा ये क्या 2 cos 37 आएगा रे, या लिख दूँ 2 इंटू 4/5 आएगा। देख ये तो क्या ये निकाल सकता है, 2 माइनस दिस, तो लिख दूंगा m2 इंटू 2 माइनस x माइनस 8/5। क्या x निकालना ही हमारा धर्म है बेटा। सोल्व कर सकते हैं x के लिए। और देख ले एक सवाल को ऐसा डराने के लिए, बाकी सवाल ऐसा को टफ नहीं है। एक 1 किलो का ब्लॉक है यहां, ये 4 किलो का ब्लॉक है बेटा। ये डिस्टेंस 4 मीटर मान ले। ये रखा गया हमारा इस पे जहां फ्रिक्शन लेस में म्यू बराबर 0।
ये म्यू बराबर 0 पे रखा गया। तो सोच के देख, आपसे क्या बोला गया, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक व्हेन द ब्लॉक लीव्स द प्लैंक। जब ये ब्लॉक इसको छोड़ेगा, भाई ये नीचे आएगा, यहां से इसको रिलीज किया तो क्या ये नीचे आएगा, क्योंकि नीचे तो ग्रेविटी लग रहा है। तो बेटा हम क्या कहेंगे कि इन एक्स डायरेक्शन, क्या एक्स डायरेक्शन में डेल्टा एक्स बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स, तो सब m1 x1 बराबर m2 x2। सोच के देख, ये प्लांक को कितना खिसका लेते हैं पीछे, x पीछे खिसका लेते हैं यार, कितना पीछे खिसका ले प्लांक को, x खिसका लेते हैं साहब, ये लो कितना खिसक गया यार ये प्लैंक, x खिसक गया। सोच अगर ये नहीं खिसकता तो ये जब यहां आता तो कितना चलता, 4 मीटर, x में कितना चलता, 4 मीटर। अब कितना चलेगा ये x में, इतना ही तो चलेगा ना, अब चलेगा 4 - x। अगर ये नहीं खिसकता, भैया ब्लॉक तो यहां से ब्लॉक सेपरेट कहां से होगा, यहां से, तो कितना आएगा बेटा, 4 - x आएगा। तो हम लिख देते हैं बेटा कितना, 4 × x। ये तो 4 किलो वाला कितना किसका, 1 बराबर ये वाला कितना, सॉरी 4 किलो वाला x किसका, 1 किलो वाला कितना किसका, 4 - x। यहां से x का वैल्यू आ गया कितना, 4/5 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो इस तरह से ये सवाल भी अपन कर सकते हैं बेटा, जिसमें अपन ने ये कहानी पढ़ ली। बोल समझ में आ गई ये कहानी भी बेटा जी। और सुने बेटा, इसके अंदर सेंटर ऑफ मास में कई बार एनर्जी से रिलेटेड सवाल भी हमसे पूछे जा सकते हैं। जो बड़े लेवल पे सवाल होते हैं, खास तौर से काइनेटिक एनर्जी के जैसे सवाल होते हैं हमारे, करते हैं देख कैसे कैसे सवाल है, कई तरीके के हमारे सवाल हो सकते हैं। देखो पहले हमने बात किया, जैसे हमने बेटा अभी एक बात कही थी कि साहब हमारे पास ये कोई सिस्टम ऑफ चार्जेज है, एक चार्ज Q1 था, एक चार्ज Q2 था, दोनों को रिलीज किया, क्या थोड़ी देर बाद में ये दौड़ने लग जाएगा, क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्या इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तू सोच के बता, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन है, नहीं है। क्या काइनेटिक एनर्जी कहीं से मिली, कहाँ से मिली बेटा, पोटेंशियल से। तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो अब जो सवाल करवाने जा रहा हूँ वो ऐसा ही सवाल है हमारा। देख मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेटा हमारे पास ये कोई प्लैंक था इस तरह का, छोटा सवाल ये बड़ा नहीं है, बस एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल है। ये प्लैंक है बेटा, कितने किलो का, 4 किलो का। और कहा गया ये जो एक ब्लॉक है हमारा 1 किलो का, ये दौड़ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। कितने से दौड़ रहा है बेटा, 20 मीटर पर सेकंड से। अब तो सोच के देख, अगर ये फ्रिक्शन लेस पे रखा गया है, यहाँ जो रखा गया है, यहाँ म्यू बराबर कितना है, 0। अगर म्यू बराबर 0 है तो ये तो अभी तो जो इससे पहले वाली जो कंडीशंस में सवाल किए थे वो हमने कौन से किए थे बेटा, पहले वाली कंडीशन जिसमें VCUM 0 था। अब जो कर रहे हैं दूसरे वाली कंडीशन में VCUM कांस्टेंट से दौड़ रहा है। तो सोच के देख, क्या इसके अंदर इनिशियली में दौड़ रहा है। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द हाइट ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक कितनी हाइट तक जाएगा वो आपको निकालना है। कैसे करें, देख बेटा, जैसे ये दौड़ता दौड़ता इस पे स्लाइड करता करता जाएगा तो क्या इसको भी दौड़ाने लग जाएगा, ये बिल्कुल लगाएगा यार। क्या दौड़ते दौड़ते एक समय ये यहाँ पहुँच जाएगा यार, मैक्सिमम पे। जब मैक्सिमम पे पहुँचेगा तो क्या इसका इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, y का। लेकिन क्या ये तो दौड़ता रहेगा, मान लेते हैं ये प्लैंक, क्या ये दोनों v से ही दौड़ेंगे। अरे भाई प्लैंक को थोड़ी छोड़ेगा, कभी भी ये नहीं छोड़ेगा, क्योंकि प्लैंक इससे आगे नहीं निकल सकता। प्लैंक को वेलोसिटी दी किसने, इसने दी ना। तो बेटा एक समय ऐसा आ जाएगा दोनों हॉरिजॉन्टल दौड़ेंगे, y में दौड़ना बंद हो जाएगा। क्या दिस इज द मैक्सिमम हाइट रे, यही तो निकालना अपन को। तो सबसे पहला काम बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या लिखूंगा, 1 इंटू 20 m1 इंटू, समझ में आ गया, इज इक्वल टू, बाद में लिखूंगा 1 + 4 इंटू वी। तो v का वैल्यू कितना आ गया देख, क्या v का वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड आ गया, अरे v का वैल्यू आ गया। अब क्या लगाना है, अब एनर्जी कंजर्वेशन, दूसरा कहानी है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या कहेगा, इनिशियल एनर्जी क्या है बेटा, हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। बाद में एनर्जी क्या क्या है, एक तो काइनेटिक है, दोनों की काइनेटिक कितनी है, हाफ ऑफ 1 + 4 इंटू 4 का स्क्वायर। 1 किलो और 4 किलो दोनों की काइनेटिक एनर्जी ये है। क्या वाई डायरेक्शन में कोई एनर्जी नहीं है, प्लस क्या लिखूंगा, क्या mgh लिखूंगा। क्या ये h ही तो मेरे को निकालना है। उड़ गए तोते भाई साहब, क्या समझ आई कि नहीं आई मेरी कहानी। सब ये हमने सेंटर ऑफ मास का ये सवाल कर लिया, जिसके अंदर ऐसी ऐसी हम कहानियाँ देखते रहते हैं। बोल समझ आ गई कहानी बेटा जी। तो सेंटर ऑफ मास का हमारा ये कंसेप्ट खत्म हो गया। अब बात करते हैं एक हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। किस में बात करते हैं बेटा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में चलते हैं। देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, हेडिंग डाल लो। इसी का दूसरे वाले का कंसेप्ट आता है बेसिकली स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बेटा नीट में तो खास बातें नहीं आती इसमें। नीट में तो सिर्फ इतना ही आता है कि साहब एक्स मैक्स कितना होगा, बाकी जेई में कुछ भी पूछ सकता है। जेई में कुछ भी पूछ सकता है, जो उसकी इच्छा हो वो कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो क्या क्या कहानियाँ हमारी होती है, उस पर चल लेते हैं बेटा। हमने क्या कहा, हमें कहा गया कि साहब हमारे पास ये कोई स्प्रिंग है, ये कोई ब्लॉक है हमारा, एक ब्लॉक ये है, ये m1 ब्लॉक है, ये m2 ब्लॉक है। पहले ढंग से समझना, दोनों के बीच में क्या लगा दिया हमने, एक स्प्रिंग लगा दिया, दोनों को कहीं ग्राउंड पे रख दिया। स्प्रिंग का के है। हमने क्या कहा, इसको कोई वेलोसिटी दे दिया, हमने इसको कोई भी वेलोसिटी दे दिया, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। पहले आराम समझना बेटा, जैसे आप नेचुरल कंडीशन था इनिशियली में, जैसे आपने इसको वेलोसिटी दिया क्या होगा, क्या ये जो था ब्लॉक ये आगे दौड़ना शुरू कर देगा, तो इसमें कहीं ना कहीं एक्स पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो एक्स पैदा होने का मतलब क्या, इस ब्लॉक पे इधर की तरफ के एक्स लगना शुरू हो जाएगा। चमकना चाहिए बिल्कुल। क्या इस ब्लॉक पे इधर की तरफ के एक्स लगना शुरू हो जाएगा। क्या दिस के एक्स एक रिटार्डेशन की तरह काम करेगा। तो पहले इसका वेलोसिटी जो होगा वो घटेगा और इस पे के एक्स इधर लगेगा। क्या इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। ये इस ए का था और ये इस बी का था, ये होगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि वी और वी बी बराबर हो जाएंगे, किसके बराबर, वी सी ओ एम के मत बराबर। एक समय इसको घटता 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 इसका बढ़ता बढ़ता एक समय दोनों के बराबर हो जाएंगे। बराबर किसके बराबर हो जाएंगे, वो वेलोसिटी कहलाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्यों, फिर से समझे, ये इधर जाएगा तो इसमें एक्स पैदा होना शुरू कर देगा। एक्स पैदा शुरू हो जाएगा तो क्या इस पे एक्स इधर की तरफ लगेगा बेटा, के एक्स इधर की तरफ लगेगा तो इसमें रिटार्डेशन आएगा और उसमें के एक्स इधर लगेगा तो इसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन। सो द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी इज इंक्रीजेज एंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए इज डिक्रीजेज। हियर वी कैन से द वेलोसिटी ऑफ ए डिक्रीजेज अप टू द velocity of center of mass. This is increases up to the velocity of center of mass at the point where the velocity of these two particles becomes equal to the velocity of center of mass. This condition is known as maximum compression और maximum expansion। बेटा यहां पर मैक्सिमम कंप्रेशन हो सकता है। बेसिक तो हम कंप्रेशन की बात करते हैं, मैक्सिमम क्या होगा इस समय पर, कंप्रेशन होता जाएगा। कहने का मतलब यानी ये ब्लॉक तो ऐसे धीरे होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, ये ऐसे ऐसे होते जाएंगे, आगे आगे चलते जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। समझ में आ रहा है। अब सुन इसके लिए, अब सबसे पहला काम है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना। क्या निकालना बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना। तो निकाल,
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेगा, वो निकालेगा m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। अरे यही तो था ना हमारा। क्या यही चीज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है? यही क्या है हमारा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों? ऐसा क्यों? क्या कि यहां कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? अरे नहीं यार, यहां पर इस कंडीशन में एफ एक्सटर्नल कितना लग रहा है? 0। सो द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। क्या हमेशा कांस्टेंट रहेगी ऐसी कंडीशंस में? क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। जो kx लग रहा है बेटा, वो kx हमारा कौन सा फोर्स होता है? इंटरनल फोर्स होता है kx। kx क्या होता है? इतनी बार यहां से VCO निकालेंगे। दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे बेटा? एक कंडीशन हमारी ये लगेगी, दूसरी कंडीशन हो जाएगी हमारी क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिखूंगा? इनिशियल एनर्जी हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर, ये v1 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है, m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। दिस इज इनिशियल एनर्जी। फाइनल में क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ m1 m2 vcom स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ kx स्क्वायर। ये लो, चमका रही ये बात। समझ आएगी कहानी कैसे सोल्व करते हैं बेटा इसको। ये एक चीज, ये एक चीज। अब सुन, हम बात करते हैं द विथ रेस्पेक्ट टू, हम जो भी बात करते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक जेई में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। कौन सी फ्रेम की बात कर लेते हैं? सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात कर लेते हैं बेटा। देख ढंग से, थोड़ा सा आसान होगा बहुत सारी जगह पे। ये बेटा m2 था हमारा और ये m1 था, ये v1 से जा रहा था, ये v2 से जा रहा। बेटा अगर अपोजिट होते तो क्या लिखता यहाँ पर? अपने आप माइनस आएगा, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। यानी अपोजिट होगा तो वो हम माइनस लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात अपन को नहीं है। अब सोच कि तुम्हारे पास ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है बेटा, और तुम इस सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए। ये कितने से जा रहा था? VCOM से। तुम बताओ, क्या तुम सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो तुम्हारे लिए वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1, या इस 2 के लिए 2 था, ये 1 ले लो, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ। तुम्हें आया थोड़ी यार? अरे वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, कि इस चीटा को, चीटा बन के कहाँ बैठ जाओ? सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर इस चीटा को क्या दिखाई देगा? कि V2 माइनस VCOM से चमका ये चीज। ऐसे ही इसका, ये तो इसके लिए आ गया। अगर इसके लिए लिखते बेटा यही वेलोसिटी, तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विच इज वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। खत्म कहानी। अब बता, क्या इस V1 का वैल्यू कितना आएगा? V1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है? क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ये आ जाएगा। अरे V1 निकालना चाहो तो इसको इधर भेज दो ना। समझ आ गया? अब मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ बेटा, इसका एक सवाल ले लेता हूँ जिससे अपन सोल्व करेंगे। देखो, मान लिया हमारे पास ये है हमारा 2 किलो, ये है हमारा 4 किलो, 1 किलो, ये जा रहा है बेटा 15 मीटर पर सेकंड से। कितने से जा रहा है? 15 मीटर पर सेकंड से। सारी बातें पूछी गई। सबसे पहले क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बताओ क्या लिखेंगे? इसका तो कितना है बेटा? 0। इसका दिया ही नहीं मैंने, 0। तो क्या लिख दूंगा? 0 2 इंटू 0 प्लस 15 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 3। क्या 5 मीटर पर सेकंड आया? नहीं समझ आया क्या रे? बात करते हैं कि सब, हमने कहा कि सब हमारे पास x निकालना है, तो x निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी लिख दें बेटा,
इनिशियल एनर्जी लिख दिया, इसी के पास है, इसके पास होती तो वो भी लिख देते, इज इक्वल टू फाइनल में क्या मैक्सिमम कंप्रेशन या एक्सपेंशन की बात करेंगे तो क्या दोनों का वेलोसिटी बराबर बराबर मानेंगे, दोनों का वेलोसिटी बराबर बराबर हो जाएगा, 2 किलो वाले का प्लस 1 किलो वाले का किसके बराबर हो जाएगा, VCUM के, देखो VCUM लिखा मैंने, प्लस हाफ ऑफ के का वैल्यू दिया आपको 100 न्यूटन पर मीटर। क्या सोल्व कर सकते हो इसको, चमक गई ये बात या नहीं आया बेटा, क्या x का वैल्यू निकाल लोगे रे, तो बेटा ये x निकालना सीखा यहाँ से हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। अगर टफ लेवल का सवाल पूछ लिया जाए जेई लेवल पर तो सवाल क्या आता है, देख ये समझ में आ गया इतना, मैं ज़्यादा सवाल नहीं कराऊंगा बेटा, ये उल्टा वेलोसिटी होता तो माइनस कर देते कोई पर काइनेटिक एनर्जी कभी भी माइनस। अब सुन, जैसे मान ले आपसे बोलता कि चीटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या कह दिया कि इसका मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी बताओ, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम बताओ, ये कितने से जा रहा है बेटा, 10 मीटर पर सेकंड से, सॉरी 5 से जा रहा है, तो बता इसके रेस्पेक्ट में ये कितने से जाएगा, देख इसके रेस्पेक्ट में जाएगा 0 - 5, क्या इधर जाता हुआ दिखेगा इसको, अरे चीटा को क्या दिखाई देगा, चीटा को ये दिखाई देगा कि ये 5 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है ये ब्लॉक, और इस चीटा को इसके लिए क्या दिखाई देगा, इसके लिए दिखाई देगा कि ये 10 से जा रहा है इधर। ये कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गई, चीटा फ्रेम, या कह दूं सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अरे कौन सी फ्रेम है ये, तो बेटा ये बात कर ली हमने सेंटर ऑफ मास वाली फ्रेम के रेफरेंस में, जिसमें अपन इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब बेटा 10 सवाल कर ले चाहे 15 कर ले, सेम सवाल होते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ख़त्म कर दे सवाल को। ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था जिसमें वेलोसिटी के सवाल दिए हुए थे। अब अपन बात कर लेते हैं कि सब आपको, मैं तो कह रहा हूँ ख़ास तौर से सवाल जो आता है वो मैक्सिमम एक्स वाला ही आता है। एक सवाल और बेसिक सा करवाई देता हूँ, ये लो मैंने कहा एक ब्लॉक ये है मेरे पास और एक ब्लॉक ये है बेटा, ये जा रहा है हमारा 10 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है हमारा 5 मीटर पर सेकंड से, ये है 1 किलो का, ये है 2 किलो का, 2 का नहीं है ये 3 किलो का, ठीक है बेटा जी, 4 का ही मान लो यार इसको, 4 किलो का है बेटा, ठीक। स्प्रिंग बांध दी गई है, ये के बराबर 100 है। आपसे बोला गया क्या, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ बेटा, क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 10 × 4 - 5 × 1, ये 2 लिख दो रे यार, 5 × 2, चमक गया इतना, अपॉन 4, अरे यार 1 ही ठीक था, गड़बड़ हो रहा है यार, ये 1, तो ये 4 + 1 कितना हो गया, क्या ये 40 - 5 35/5, तो क्या 7 मीटर पर सेकंड आ गया यार। अब x निकालना तो क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ 1 × 5 का हाफ ऑफ 4 × 10 का स्क्वायर बराबर हाफ ऑफ 1 + 4 × VCUM का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ k × x स्क्वायर। ख़त्म कहानी, समझ आ गई कहानी सब। ये इसमें हम x मैक्स निकाल सकते हैं, ये क्या है हमारा x मैक्स है बेटा। ये तो तब की बातें थी जब वेलोसिटी की ऐसी कुछ बातें आपसे कही जाए तब अपन एक्स मैक्स कैसे निकालते हैं, लेकिन जब मान लो आपको कुछ अलग ही बात कही जाए, अलग कैसे, जैसे बेटा आपसे कहा जाए कि सब ये हमारा कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक पे हमारे पास कोई एक्सेलेरेशन लगा, ये कोई स्प्रिंग लगा रखा, ये कोई हमारा ब्लॉक 2 है, मान लो ये 5 किलो का ब्लॉक है, नहीं ये 3 किलो का ब्लॉक है और ये 2 किलो का ब्लॉक है, ये हमारा ग्राउंड पे रख दिया। इस वाले ब्लॉक पे आपको बोला गया, फोर्स लगाया गया 20 न्यूटन। कितना लगाया गया बेटा जी, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया इस ब्लॉक पे। आपसे क्या पूछा गया, एक्स मैक्स बताओ साहब, मैक्सिमम एक्स कितना आएगा स्प्रिंग के अंदर। तो ऐसे सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, इधर भी लगा सकता है इधर भी लगा सकता है, अगर इधर लगा तो भी अपन को सबसे पहले बात आती है बेटा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ, वो आएगा F नेट अपॉन M टोटल। बताओ F नेट कितना,
अरे इधर होता, जैसे मान लो कि इधर होता 10 न्यूटन, तो क्या लिखता 20 माइनस 10 बट्टे टोटल मास, मैं इधर नहीं ले रहा, तो मैंने बोला 20 बट्टे कितना आया, 3 और 2 5, क्या 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। एक कहानी मेरे पास आ गई। सब ये एक्सेलरेशन किसका है, सेंटर ऑफ मास का। तो हम क्या करते हैं, ये कौन सी फ्रेम की बात करता है, धरती से देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास की बात आ गई। हम बात करते हैं इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। जब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बात कर लेंगे तो क्या इस ब्लॉक पर सूडो लगेगा, किधर लगेगा बेटा सूडो, क्या सूडो इधर की तरफ लगेगा, बता कितना लगेगा, अरे क्या सूडो लगेगा एम ए 12 न्यूटन लगेगा, नहीं आया। अब सुन, क्या इस वाले ब्लॉक पर जो सूडो लगेगा वो इधर लगेगा, वो कितना लगेगा 4 × 2 MA, अरे सूडो MA क्या 8 न्यूटन लगेगा। तुम्हें आया ही नहीं यार, चमका क्या रे ये, इस पे 8 न्यूटन लगा, इस पे 12 न्यूटन लगा, क्या बीच में क्या स्प्रिंग फोर्स लगा क्या हमारा, KX लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करें इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसका कोई लेना देना नहीं है। हमने कह दिया, क्या कह दिया, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू डेल्टा। बेटा जब मैक्स, सोच देख, क्या इसका एक्सेलरेशन आएगा तो एक समय मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों का वेलोसिटी लास्ट में 0 होगा, तभी तो होगा भाई। सेंटर ऑफ मास के लिए इन दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए, सेंटर ऑफ मास के लिए, सेंटर ऑफ मास में दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए 0, तो सब कह दिया डेल्टा के तो क्या हो जाएगा 0। अब देख वर्क डन, मैं कह दूं ये इधर गया x1 चला ये, और ये कितना चला x2, तो ये लिख सकता हूं 8 गुणा 2, 8 गुणा x1, 8 गुणा x1, अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लस 8, इस पे नेट कितना है, अरे नेट तो 8 ही है ना, 12 और 20 इधर 8, नेट कितना बचा रहे, F नेट है हमारा 8, कितना चला ये x2, नहीं आया, इज इक्वल टू कितना लिख दूँ रे, क्या यही दो फोर्स लगे थे बराबर किसके, क्या हाफ ऑफ KX स्क्वायर लिख दूँ, K दिया है, X निकाल ले यहाँ से, X कौन सा है रे, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, X मैक्स स्प्रिंग में। फिर समझे एक बार बेटा, ये x1 इधर गया, ये x2 इधर गया, मान लो किसके रेस्पेक्ट में, ये गए सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। हकीकत में पता नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में अपन को आसानी हो गई सवाल को करने में। तो ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया बेटा, हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम आ गया। तो सेंटर ऑफ मास में ये इधर गया और ये इधर गया, हमने नेट फोर्स W ड्यू टू ऑल द फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के, इनिशियल में तो 0 था ही, फाइनल में भी क्या मान लेंगे 0 कर लेंगे। ऐसा ही सवाल ले ले, ये ले, एक ये लगा दिया, ये लगा दिया बेटा, यहाँ लगा रहा हूँ 20 न्यूटन, यहाँ लगा रहा हूँ 8 न्यूटन, ध्यान सुनना, ये 1 किलो का है, ये 3 किलो का है, ठीक, ये आपका 50 न्यूटन पर मीटर है। आपसे पूछा गया मैक्सिमम कंप्रेशन बताओ, एक्सपेंशन बताओ, इसमें तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले ACOM निकालूंगा, कितना आएगा 20 माइनस 8 बट्टे 3, क्या 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो क्या इस पर सूडो लगेगा कितना 12 न्यूटन का, इस पर सूडो कितना लगे, सूडो तो इधर ही लगेगा यार, ये इधर जाएंगे सिस्टम, सूडो इस पर कितना लगेगा बेटा, इस पर लगेगा 4 न्यूटन का, इस पे नेट ये कितना चलेगा x1, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में x1, ये कितना चलेगा x2, बोल समझ में आ गया। तो 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 इंटू x1, सेम डायरेक्शन तो प्लस का आ गया, इसमें भी देखो ये 12 है, इधर कितना लग रहा है 22, 20, ये कैसे हुआ रे, गड़बड़ कर दिया हमने को यार, अरे रे रे रे, ये 2 किलो, सॉरी 2 किलो लो इसको, ये 2 किलो, तो ये आएगा 8, इसके अनुसार मैंने 3 लिया ना यहाँ, इसलिए तो 8 हो गया बेटा। तो देखो ये कितना बचेगा 12, तो लिख देंगे 12 इंटू x2 बराबर हाफ इंटू 50 इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये 12 कॉमन ले लो, जो भी आने यहाँ से x किसका वैल्यू निकालना है,
एक्स मैक्स निकालना है विच इज x1 प्लस एक्स मैक्स का वैल्यू किसके बराबर आएगा बेटा, x1 प्लस x2 के बराबर आएगा। ये हमारे स्प्रिंग की प्रॉब्लम खत्म हो गई बेटा। स्प्रिंग में कैसे सवाल किए थे हमने, आगे बढ़ लेते हैं। इंपल्स में पहले पढ़ा चुका हूं, इंपल्स भी सेंटर ऑफ मास का ही टॉपिक होता है बेटा। कंजर्वेशन ऑफ लॉज पढ़ रहे हैं हम लोग। सुने, अब बात करें थोड़ी सी और अपन। एक एग्जाम्पल हमारे सेंटर ऑफ मास का कि सब आपने एक बम रखा हुआ था। ये क्या रखा गया था बेटा, एक बम रख दिया आपने। बम m किलो का बम था। इस बम के 3 टुकड़े हो गए बेटा। कितने टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े। ध्यान सुनना, ये बम था जिसका मास m था, बम रखा हुआ था। बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0। अब बता क्या बम फूटा तो क्या वो अंदर के फोर्सेस के कारण से फूटा, तो F एक्सटर्नल क्या था, 0। तो क्या मोमेंटम कंजर्वेशन होना चाहिए। तो क्या कहा बेटा, ये कह दे सब एक टुकड़ा m/4 का, ये टुकड़ा ये एक बार कर लेता हूँ सब। ये बम था, ये 2 टुकड़े में फूटा, ये m1 में फूटा, ये m2 में फूटा। ये जब धरती पे रखा हुआ था तो सोच के देख, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गया, या कह दूँ ये v1 से गया, तो ये टुकड़ा कितने से जाएगा, तो क्या v2 बराबर आ जाएगा m1/m2 इंटू v1। आपसे बोला गया कि ये 10 सेंटीमीटर खिसक गया, तो बताओ ये कितना खिसकेगा, तो m1x1 बराबर m2x2, m1x1 बराबर m2x2 में पहले भी बता चुका हूँ बेटा ये चीज़। m1x1 बराबर m2x2 आ गई ये कहानी। बात करता हूँ 3 टुकड़े फूटने वाले की। आपसे कहा गया एक बॉम्ब के 3 टुकड़े हुए बेटा, जिनमें से 2 टुकड़े m/4 के हैं और एक टुकड़ा m/2 का है। जो सेम मास के टुकड़े हैं वो सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं और परपेंडिकुलर एक दूसरे के। दोनों के दोनों कैसे गए बेटा, परपेंडिकुलर। तो क्या क्या पूछ सकता है, इसका वेलोसिटी पूछ सकता है, आपसे टोटल एनर्जी कितनी पैदा हुई वो पूछ सकता है। तो सबसे पहली बात ये बताओ, क्या बम फूटा वो तो अंदर के कारण से फूटा, तो क्या इनिशियल मोमेंटम P इनिशियल बराबर क्या है बेटा, 0। तो क्या P फाइनल भी 0 होना चाहिए, P फाइनल भी 0 होना चाहिए। क्योंकि बेटा ये जो फूटा बम, इसका भी कुछ और भी होता तो हमको क्या दिक्कत है, हमको तो मोमेंटम कंजर्वेशन करना है यार। क्योंकि बम फूटेगा तो वो किस कारण से फूटेगा, इंटरनल फोर्सेस के कारण से। तो P इनिशियल बराबर 0 और P फाइनल बराबर 0। तो P इनिशियल तो 0 था ही, फाइनल लिख दे। देख क्या लिख रहा हूँ, m/4 इंटू वी। देख बेटा इसको आई कैप मान लेता हूँ मैं, मान लिया मैंने ये आई कैप है। इसको लिख दे m/4 इंटू वी जे कैप प्लस m/2 इंटू वी, जो भी है आपको 3 निकालना है। v3 आपको पता नहीं है क्या है। देखो m से m कट गया बेटा, 2 से 2 भी कट गया। देखो तो इधर आ जाएगा v/2 आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू v3। बोल आया कि नहीं आया। डायरेक्शन नहीं निकालनी तेरे को तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो v3 कितना आया, वो आएगा √2 से √2 तो v/√2। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ थर्ड मास। एक कहानी आ गई। अब ये बता कि काइनेटिक एनर्जी कितनी पैदा हुई इस काम में। ये जो काम हुआ उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी पैदा हुई, तो लिख सकता हूं टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी 1 2 3 हाफ ऑफ m/4 इंटू वी स्क्वायर। क्या ऐसे 2 पार्टिकल थे, दोनों की लिख दी, प्लस हाफ ऑफ m/2 इंटू v/√2 का स्क्वायर है। देखो यहाँ से mv²/8 नहीं 4 सॉरी, प्लस mv²/2 to 4 8 देख कितना का 3/8 हो गया होगा मेरे हिसाब से। ये देख ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पैदा हुई। आपसे बोले फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ m/2 की काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख सकता है ना बेटा।
फ्रैक्शन कितना रेशियो आएगा। तो ये बम फूटने वाले सवाल जो होते हैं उसके लिए अपन ने सॉल्यूशन कर दिया कंजर्वेशन ऑफ लॉज के बारे में। एक बात आती है हमारी प्रोजेक्टाइल से जुड़ी हुई, यहाँ पर देखो प्रोजेक्टाइल में कैसे जोड़ते हैं हम बात को, सुनते जाना। प्रोजेक्टाइल में हम कहानी क्या करते हैं बेटा, यही बात हमारी आती है कोलिजन के लिए बाद में, आगे चल के किस में आती है, कोलिजन में। बात करते हैं प्रोजेक्टाइल में। देख आपसे क्या कहा गया कि साहब एक बम को फेंका आपने, किसी स्पीड v से फेंका थीटा एंगल पे, बम ऐसे गया होगा, ये बम ऐसे गया होगा। ये पाथ किसका है रे बेटा, सेंटर ऑफ मास का पाथ है। आपसे कहा गया बम यहाँ से फूट गया बेटा। जब बम मैक्सिमम हाइट पे था तो बम वहाँ से फूट गया हमारा। अगर बम वहाँ पर फूट गया तो सुने, बम के दो टुकड़े हुए, एक m1 का टुकड़ा, एक m2 का टुकड़ा। कितने के हुए हमको नहीं पता, m/2 भी हो सकता है, कुछ भी रेशियो दे सकता है वो आपको। अब आपसे कहा कि साहब m/2 जो है वो यहीं की यहीं गिर गया। कौन सा बेटा, m/2 टुकड़ा यहाँ गिर गया, सॉरी m2 वाला टुकड़ा। तो बेटा m1 कहाँ गिरेगा, क्या m1 कहीं आगे गिरना चाहिए, मान लिया मैंने, क्यों गिरना चाहिए कारण समझना। ये सोच के बता कि अगर बम नहीं फूटता तो क्या इधर गिरता, क्या यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होना चाहिए था। भाई सेंटर ऑफ मास का पाथ ही तो है ये पाथ किसका है, सेंटर ऑफ मास पाथ। तो बेटा ये बम फूटे चाहे नहीं फूटे, एफ एक्सटर्नल तो जीरो है हमारा, वही पाथ हमारा क्या होना चाहिए, ट्रेस होना चाहिए। तो बेटा सेंटर ऑफ मास तो इसी पे चलेगा, तो सेंटर ऑफ मास टकराएगा कहाँ पर, यहाँ पर। अब एक टुकड़ा तो यहाँ गिर गया, तो बेटा एक टुकड़ा आगे गिरेगा ना, तब जाके सेंटर ऑफ मास यहाँ आ सकता है। मैंने कह दिया ये मान लो कोई भी x1 आया, कोई भी, तो इसके लिए लिखेंगे सेंटर ऑफ मास को यहाँ लिखने के लिए क्या लिखेंगे, देखो m2 इंटू r/2, दिस इज r/2, m2 इंटू r/2 बराबर m1 इंटू x1। अरे इधर वाला सेंटर ऑफ मास से इधर वाला और इधर वाला क्या होना चाहिए रे, क्या बराबर बराबर होना चाहिए, यही कहता अपन को सेंटर ऑफ मास। यहाँ पर नहीं समझा, और सवाल देख ले बेटा। मैंने कहा सब एक बम को फेंका हमने, बम ऊपर जाके फूट गया, यहाँ जाके बम फूटा दो टुकड़ों में, m/2 और m/2 में, ठीक सब। आपसे क्या कहा गया, आपसे बोला गया द वन टुकड़ा रिट्रेसेस इट्स ओवन पाथ, वापस वहीं का वहीं आके गिर गया। तो बताओ m/2 दूसरा वाला टुकड़ा जो है वो कहाँ गिरेगा, यहां से, वो कहाँ गिरेगा। मान लेता हूं बेटा वो m/2 टुकड़ा यहां से x पे गिरेगा। अरे भाई नहीं फूटता तो सेंटर ऑफ मास यही होता, तो इसके लिए लगा देते, इससे इधर वाला m/2 इंटू r बराबर m/2 उधर वाला m/2 इंटू x। तो यहाँ से x बराबर कितना आया, r। यहाँ से कितना आया, यहाँ से आएगा r प्लस ये r, 2r पे गिरेगा। चमक गई इतनी बातें बेटा। तो ये हमारा इसके लिए हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए, जिसमें सेंटर ऑफ मास के बम फूटने वाले सवाल अपन सॉल्व कर सकते हैं। यही हमारा तरीका होता है इसमें। बोल समझ में आ गई बेटा ये चीज़ें। और सुन, एक नाम आता है हमारा, छोटी सी बात है वैसे, यहाँ पर हम पढ़ ही लेते हैं उसको, कोलिजन की बातें करते हैं, थोड़ी सी टक्कर की बातें करा देता हूँ बेटा। कोलिजन की बातें, कोलिजन में क्या कहानियाँ होती है। कोलिजन बेटा बेसिकली हमारा दो चीज़ों का इंटरेक्शन होता है, एनर्जी का आपस में टकराती है, तो उस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, उस इफेक्ट को हम कहते हैं कोलिजन कहते हैं। अब कोलिजन बेटा बेसिकली हमारी होती है, वो होती है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है कि सब लीनियर कोलिजन। लीनियर कोलिजन का मतलब होता है कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होती है वो सेम होती है। लाइन ऑफ एक्शन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज सेम। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या होता है, सेम होता है बेटा। और दूसरी होती है ऑब्लिक कोलिजन।
ओब्लिक कोलिजन में क्या होता है बेटा, इसमें होता है कि लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो आफ्टर एंड बिफोर सेम नहीं होता, आफ्टर एंड बिफोर सेम नहीं होता, ये कहानी होती। अब ये तो हमारा बेसिक दो टाइप थे। अब इनके अंदर हमने कोलिजन को और भागों में बांटा अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लॉसेस या बहुत सारे फैक्टर के अनुसार। आपसे पहली बात कही गई इलास्टिक कोलिजन, कौन सा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, या मैं सबसे पहले ये कह दूं कि कोलिजन में एक टर्म को डिफाइन किया जाता है बेटा, कोलिजन में किसको डिफाइन किया जाता है, एक टर्म को डिफाइन किया जाता है, वो टर्म होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको ई से डिनोट करते हैं। ये होता है बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिसको अपन लिख सकते हैं v2 माइनस v1 u1 माइनस u2, दिस इज ई। अगर बेटा कोलिजन कोई भी आ जाए, कोलिजन कोई भी हो तुम्हारी, कोलिजन में एक इक्वेशन आपको हमेशा लगाना है, क्या, मोमेंटम कंजर्वेशन। हमेशा आपको ये इक्वेशन लगाना है, कोई सोचने की बात नहीं है। कहां पर भी टक्कर की बात आ जाए, जस्ट बिफोर द कोलिजन और जस्ट आफ्टर द कोलिजन, मोमेंटम जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड मोमेंटम जस्ट आफ्टर द कोलिजन, इनके बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं चलूँगा। बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन की बात कर लिया, ये तो हमारा मोमेंटम की बात होगी बेटा। दूसरा इक्वेशन क्या लगाना आपको, दूसरा लगाना है E बराबर v2 माइनस v1 u1 माइनस u2। ये दो इक्वेशन लगाओगे, दोनों से आपको हमेशा सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या पूछता है, कोलिजन के बाद में वेलोसिटी, कोलिजन के बाद में एनर्जी या एनर्जी लॉस, कुछ भी आ जाए। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो E बराबर कितना होगा, 1। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो E बराबर कितना होगा, 0। अन्यथा E का वैल्यू क्या होगा, 0 और 1 के बीच। E का वैल्यू कितना होगा बेटा, 0 और 1 के बीच होगा। ये इसका हमारा हमने कोलिजन की चर्चा कर ली। सब कोलिजन में कुछ इस तरह की हमारी कहानी होती है। इसके बारे में मैं एक सवाल, दो सवाल करवाई देता हूँ, फिर अपन आगे देखते हैं। देखो बेटा, कि कोलिजन के बारे में बेटा मैं कुछ पहले बता देता हूँ एनएलएम में, इसलिए है ना। देखो एक सवाल तो हमारा ये, देखो बेटा आपसे कहा गया ये मास m है, ये जा रहा है हमारा v वेलोसिटी से, एक दूसरा मास है 2m, ठीक। दोनों ने कोलिजन किया, कोलिजन के बाद में जो कोलिजन हुआ, ध्यान सुना, ये रेस्ट में था, कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद में इसका वेलोसिटी आ गया v1, इसका वेलोसिटी आ गया v2। आपसे पूछा गया v1 v2 बताओ। इफ़ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक E बराबर 1, तो क्या लिखूँगा, सबसे पहले m इंटू वी बराबर m इंटू v1 प्लस 2m इंटू v2। क्या इक्वेशन एक आ जाएगा बेटा यहाँ से, v बराबर v1 प्लस 2v2, एक इक्वेशन आ गया हमारा। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, E बराबर 1 बराबर v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, v माइनस 0। तो v2 माइनस v1 बराबर किसके आ गया, v के। इक्वेशन नंबर 2 आ गया बेटा, v2 माइनस v बराबर v के। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को माइनस कर दो, आंसर मिल जाएगा। एक कहानी तो ये आ गई हमारी, जिसमें अपन को E का वैल्यू गिवन था। ये तो हमारा बड़ा आसान सवाल था। हमको ऐसा सवाल आजकल के ज़माने में तो नहीं आएगा बेटा। सवाल हमारा किस तरह से आ सकता है, सुनना। मैंने कहा कि सब हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ रखा गया है, ठीक। एक ऑब्जेक्ट सेम लेंथ की रस्सी से बंधा हुआ है, ये छोटा सा m है और ये कैपिटल M है।
इसको हमने किसी डी डिस्टेंस से रिलीज किया। कहाँ से रिलीज किया बेटा? डी डिस्टेंस से। एक बात समझना बेटा, जैसे मैंने कहा E बराबर V2 माइनस वी1 अपॉन U1 माइनस U2, ये E का वैल्यू जीरो कब हुआ करता था? जब हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक होता। अगर E बराबर ज़ीरो है तो क्या V1 बराबर V2 हो जाना चाहिए? इसका मतलब दोनों कैसे जाने चाहिए बेटा? साथ साथ। यदि आफ्टर कोलिजन बोथ द पार्टिकल्स मूव टुगेदर, चिपक के जाए या साथ साथ जाएं, तो वो कोलिजन कैसी होती है? परफेक्टली इनइलास्टिक। वो कोलिजन कैसी होती है बेटा? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होती है। आपसे कहा गया अगर ये हमारा M है, ये कैपिटल M है, आपसे बोला गया आफ्टर कोलिजन बोथ द पार्टिकल स्टिक टुगेदर देन फाइंड द मैक्सिमम हाइट। कोलिजन के बाद में बेटा दोनों के दोनों एक साथ चले गए, दोनों के दोनों एक साथ चले गए, तो बताओ कितनी हाइट ऊपर जाएंगे? ये H निकालना है। अगर कोलिजन नहीं होती तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते, सीधा काम खत्म। लेकिन सोच के देख, क्या ये यहां से यहां आएगा? ये जो छोटा सा m यहां आया, यहां इसका वेलोसिटी कितना था बेटा कोलिजन से पहले? इसका वेलोसिटी है √2gd, और इसका वेलोसिटी कितना है कोलिजन से पहले? 0। क्या आफ्टर कोलिजन, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दूं यहां पर? बड़ा M, देखो यहां बिफोर कोलिजन बोलूं तो बेटा छोटा m इंटू 2gd, अरे m1 v1 प्लस इसका तो 0 है, बराबर छोटा m प्लस बड़ा m इंटू v। आफ्टर कोलिजन आ गया ये वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी कितना आया? छोटा m अपॉन बड़ा m प्लस छोटा m इंटू √2gd, ये v का वैल्यू आया। अब सोच, इन दोनों का वेलोसिटी आ गया बेटा ये, तो सोच के देख, वेलोसिटी आ गया तो हाइट कितनी होती है? अरे h बराबर v बराबर √2gh होता है, v बराबर √2gh, तो v बराबर आ गया तो लिखूंगा √2gh। देखो 2g से 2g कट गया, h का वैल्यू चेंज तेरे को, तो h का वैल्यू मिल जाएगा h इज इक्वल टू छोटा सा m स्क्वायर अपॉन बड़ा m प्लस छोटा m का स्क्वायर इंटू d। ये लो, ये h, ये हमारा था इस कोलिजन के इस तरीके के सवाल करने का। तो बेटा ये हमारा चैप्टर था सेंट्रो, बेस तो सेंट्रोमास था, कोलिजन तो मैंने ऐसे पढ़ा दिया, अलग से पढ़ाता हूँ कोलिजन इसलिए बेटा, तो ये इससे जुड़ा हुआ टॉपिक रहता है। ये हमारा सेंट्रोमास का टॉपिक खत्म हो गया। सभी बच्चे अपने डीपीपी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मैंने लिंक दे रखा है हर वीडियो के चैप्टर वाइज में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम डीपीपी दे रखा है, और चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर का भी लिंक दे रखा है मैंने। तो सब लोग डीटीएस टाइप से पेपर पढ़ें और उसके बाद में टेस्ट दें और डीपीपी डाउनलोड करें, ताकि आपको आउटपुट मिले। आपको सॉल्यूशन नहीं आए तो आप मेरे को तुरंत पूछें, तुरंत मेरे को कमेंट करें या फिर मेरे को मैसेज करें व्हाट्सएप पे, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।